तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिल्पा कछवाहा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी कुछ बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। मुर्गियों से अधिक आय प्राप्त करने हेतु बरसात के मौसम में देखभाल पर जानकारियां। धान की खेती पर एक किसान का अनुभव। बरसात के मौसम में कैसे करें मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन व्यवसाय से होने वाले लाभ को देखते हुए प्रदेश के किसान बड़ी तेजी से अपना रहे हैं, लेकिन इस व्यवसाय में भी अधिक लाभ तभी संभव है जब मधुमक्खी एवं मधुबक्सों की देखरेख एवं प्रबंधन मौसम के अनुसार किया जाए। तो अभी बरसात के मौसम में इनकी देखरेख व प्रबंधन कैसे करना है, आइए जानते हैं इस विषय में विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति सिंह से। जैसा कि सबको पता है कि अब मधुमक्खी पालकों के लिए अच्छा समय आने वाला है। जहाँ पर भी बाजरा का क्षेत्र है वहाँ पर मधुमक्खियों को पराग मिलता है और आसपास जहाँ पर भी छोटे मोटे जो पेड़ पौधे लगे हैं, जहाँ पर फूल हैं, वहाँ से उनको परागरस मधुरस आराम से मिल जाता है और दोनों ही स्थितियों में मधुमक्खी के वंशों में बढ़ोतरी होती है। लेकिन सबसे ज्यादा हमें आवश्यकता पड़ती है वर्षाकालीन प्रबंधन में मधुमक्खियों का रखरखाव करने की। जहाँ पर भी हम मौन वंशों को रखें, ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर हमारे बक्सों पर सीधे वर्षा ऋतु की बौछारें ना पड़े। अगर बरसात अत्यधिक होगी और बक्सों के ऊपर डायरेक्ट बारिश का पानी भरेगा तो हमारी लकड़ी भी सड़ सकती है। लकड़ी अगर सड़ेगी तो उसमें दीमक की समस्या का हमें नुकसान उठाना पड़ेगा और दीमक अगर हो गई तो वो हमारे बक्से को नष्ट कर देगी। दूसरी बात, हमें विशेष ध्यान ये रखना है कि हमें अपने मधुमक्खी के बक्सों को जमीन पर ना रख करके किसी ऐसे स्टैंड पर रखना है, चाहे वह लोहे से बना हुआ हो या वो लकड़ी से बना हुआ स्टैंड हो, जिस पर मधुमक्खियां का बक्सा आराम से रखा गया हो, मधुमक्खी का बक्सा, और जिस पर चढ़ करके चीटा, चींटी या अन्य कोई भी ऐसा इंसेक्ट जो हमारी मधुमक्खियों को नुकसान ना पहुंचा पाए। तीसरा, बक्से का जो रखने की स्थिति है वो पीछे से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए और आगे की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो वर्षा का पानी है वो सीधे मुख्य द्वार से बक्से के अंदर प्रवेश ना कर सके। मधुमक्खियों के आसपास पानी का भराव नहीं होना चाहिए। अगर पानी का भराव अत्यधिक होगा तो वहां पर भी गंदगी पनपेगी। तीसरा, हमें यह उनका जो मुख्य द्वार है वो हमें पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। अगर हमारे पास व्यवस्था पूर्व दिशा में रखने की नहीं है तो दक्षिण पूर्व की तरफ भी हम उनका मुंह करके बक्से को रख सकते हैं। मधुमक्खी के बक्सों में नमी और आर्द्रता नहीं होनी चाहिए। बक्सों के ऊपर हम जो बोरे डालते हैं वो गीले ना हो। मधुमक्खी के बक्से के आसपास फूलों की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। पीने के पानी की स्वच्छ व्यवस्था होनी चाहिए। मेड़ों पर पानी बहता हुआ होना चाहिए। इस समय शहद निष्कासन, अगर बारिश हो रही हो तो शहद निष्कासन हमें बक्सों से नहीं करना चाहिए और उनके फ्रेम को खाली नहीं करना चाहिए।
बस हमें आवश्यकता है उन्हें कीटनाशकों से दूर रखने की, क्योंकि इस समय खेती का समय है। खरीफ फसलों में लोग बाग ज़्यादातर वीडीसाइड और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। अगर इंसेक्टिसाइड वीडीसाइड का प्रयोग करते हैं तो आवश्यकता है कि हम अपने मौन वंशों को, मौन पेटियों को ऐसे स्थान पर रखें जहां पर लगभग 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की रेंज में कीटनाशकों का प्रयोग ना होता हो या वहां पर प्रयोग ना किया गया हो, क्योंकि इस समय मोमी पतंगे का अटैक सबसे ज़्यादा रहता है। और अगर मोमी पतंगा बक्से के अंदर घुस जाएगा तो जितने भी हमारे मोमी छत्ते इसमें लगे हुए हैं उन्हें नुकसान कर देगा। इस स्थिति में मधुमक्खियां घर छोड़कर भाग जाती हैं। इस स्थिति से बचने के लिए अगर मौसम साफ है, मौसम खुला हुआ है, तो हम बक्सों से फ्रेम्स को निकाल करके बाहर बक्सों की सफाई करें, और अगर उसमें आवश्यकता है तो उसे बक्से को खाली करके नीम का धुआं दे करके बक्से की सफाई करें, जिसके अंदर उसकी दरारों में फंसे हुए कोई भी खराब इंसेक्ट होंगे जो मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचाते होंगे वो नष्ट होकर के मर जाएंगे। तीसरा, इस समय चींटा चींटी का अटैक बहुत ज़्यादा रहता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मधुमक्खी के ऊपर यह नुकसान तो नहीं कर रही हैं। अगर कहीं नुकसान कर रही हैं तो घास, खरपतवार या बक्सों से छूने वाले जितने भी खरपतवार या घास वगैरह हैं उनको काट करके ज़मीन को साफ कर देना चाहिए, और ज़मीन के आसपास हमें कीटनाशक छिड़क करके उनका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि बक्से के एकदम नज़दीक हम कीटनाशक का प्रयोग ना करें, दूर पर हम डस्टिंग करके उसका प्रयोग करें। इस समय सबसे ज़्यादा प्रकोप ततैया और बर्रैया का होता है, क्योंकि इस समय ग्रीष्मकालीन के बाद जब हम वर्षाकालीन में प्रवेश करते हैं तो मधुमक्खियाँ, जो बड़ी मक्खी होती है, भौरा मक्खी जिसे हम कहते हैं, वो अंदर बक्से में जाकर के रॉबिंग करती है, जिसे हम बोलते हैं डकैती। डकैती करते समय अगर मधुमक्खी के आसपास हम देखें, ऊपर पेड़ों के छत्ते के आसपास कहीं ततैया, बर्रैया या भौरा मक्खी मंडरा रही है तो हमें मुख्य द्वार को छोटा कर देना चाहिए। मुख्य द्वार को छोटा करने से हमें यह लाभ होगा कि हमारी जो श्रमिक मक्खियां हैं वही केवल अंदर से बाहर जा पाएंगी, और अन्यथा हमारी जो बाहर की मक्खियां हैं, चाहे वह ततैया हो, बर्रैया हो या हमारी भौरा मक्खी हो, जिसका आकार हमारी श्रमिक मक्खियों से बड़ा होता है, जिसके कारण हम अगर मुख्य द्वार छोटा कर देंगे तो वह अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इस समय मेढक का भी प्रकोप बहुत ज्यादा रहता है। मेढक है, छिपकली है, इनसे भी हमें अपने मधुमक्खियों को बचाव से रखना होगा। अगर इस प्रकार हम मधुमक्खियों की देखरेख करेंगे तो निश्चित ही हमें मधुमक्खियों में बढ़ोतरी तो होगी ही, क्योंकि इस समय मधुमक्खियों के लिए पराग और मधुरस दोनों ही उपलब्ध होने लगा होगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। सेवन सिस्टर्स के नाम से मशहूर 7 राज्यों की माला, खूबसूरती में 4 चांद बना 8वां राज्य। यहाँ की संस्कृति, रूप रंग और बोलियां जुदा हैं, फिर भी एक है, भारत का नॉर्थ ईस्ट। 8 राज्यों के आम मुद्दों से जुड़े वास्तविक प्रतिरूप जानिए नॉर्थ ईस्ट को और करीब से। इनसाइड नॉर्थ ईस्ट, हर रविवार दोपहर 3 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने हरियाणा में धान की खेती मुख्य रूप से ली जाती है। राज्य के बहुत से जिले में धान की फसल इस समय बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर है। इन फसलों को आगे भी उचित बढ़वार हो, इसके लिए किसान अपने फसल में सामयिक कार्य कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है चुन्नी लाल। आज उनकी धान की फसल दाना बनाने की अवस्था पर है। जानते हैं उनके अनुभवों को। किसान भाइयों नमस्कार, अन्नदाता कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे धान की खेती की और साथ ही साथ जानेंगे किसान का अनुभव कि किस तरह से उन्होंने धान की खेती को बेहतर तरीके से तैयार कर अपनी अच्छी आमदनी कमाई है।
किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे हरियाणा के प्रगतिशील किसान चुनीलाल जी से, जो कि इस समय धान की खेत में हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले जानेंगे कि कौन सी तकनीक है, किस तरीके से इन्होंने धान की खेती को तैयार किया है। चुनीलाल जी, सबसे पहले हमें बताइए कि जब हम ये धान की खेती लगाते हैं तो सबसे पहला जो कार्य होता है प्रमुख तौर पर हमें कौन सा करना होता है? हम बीज लेंगे, मोल थैली से लेते हैं, तो उसकी पनीरी बोएंगे खेत के अंदर। पनीरी बोएंगे, 1 महीने पीछे तैयार होती है। तैयार होकर फिर उसमें दवाई भी गेरते हैं, जब घास घूस निकालते हैं, फिर पनीरी बो लगाते हैं। फिर उसमें अपना खाद पानी दवाई दूनी डालनी पड़ती है हमको। फिर पनीरी 3 महीने ये बीज हैं जिकर ये अपना 60 है, 61 है, कहीं कहीं बीज आते हैं जो हमको जिस चीज़ में हमको फ़ायदा है वही बीज को हम लगाते हैं। और जिस समय हम ये धान की खेती करते हैं तो जब हम पौधा लगाते हैं, इसका बीज बोते हैं, तो हमें जो इसकी दूरी होती है वो कितनी रखनी होती है? वो ऐसी होती है 7 इंच पर 8 इंच के पर। जैसे का पेड़ा 8 इंच के पर है, मोटा होएगा, गंडकी लगाएंगे उसके पेड़ा उसमें दान कम होगा। जो पनीरियाँ में अपने 7-8 इंच से लगाएंगे ना, उसका पेड़ा भी ठीक होगा, अब दाने भी ठीक निकलेंगे। मतलब 7-8 इंच की दूरी पर हमें पौधा लगाना चाहिए। हाँ। और अगर हम इसकी लाइन से लाइन की दूरी की बात करें तो वो कितनी रहनी चाहिए? वो भी 8-9 इंच होनी चाहिए। पानी के लिए हमें ऐसे करना पड़ता है, एक आधा किला हो फिर तो नक्का एक जगह तोड़ देते हैं, कहीं किले होते फिर हमको एक नाला बनाना पड़ता है। ये कल्ली क्यारी के अंदर पानी फिर हमको डालना पड़ता है। उसमें हमारी प्रसिद्धि है, पानी भी ठीक चलेगा। एक को नक्का खोल दे, फिर अगर लाइट तो घट आती है या बारिश हो जाती है, फिर पानी ठीक नहीं, हम कल्ली क्यारी में नाला बनाते हैं। हम ऐसा करते हैं, जब पेड़ा तैयार हो जाता है, जैसे ये आपको दिखाएंगे, ये चिट्टी बाल हो जाती है, ये कहीं पीला पत्ता हो जाता है, ये कहीं बूंदी लग गई, फिर हम दवाई का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई बीमारी लगी उसी तरह का प्रयोग करना पड़ता है। जो हम जीरे लगा देते हैं, पौधा लगा देते हैं, उसमें 5-4 रोज के बाद दवाई गिर देते हैं, इससे घास नहीं उगता है। उसके अंदर 10-12 रोज हो जाते हैं, बर्फ पड़ जाती है, फिर उसमें डाई गिरते हैं, यूरिया भी गिर देते हैं। कहीं ये यह पौधा है जिसको बीमारी ना जा, फिर हम उसको जो जड़ भी होती है उसको कीड़ा लग जाता है, फिर हम फसल के अंदर जिंक डालते हैं जिसको ये खराब ना हो, कीड़ा ना लगे। हाँ, कोई फसल हमारी कोई ऐसा बात हो भी जाती है, फिर हम दिखाते हैं केमिस्ट की दुकान पे जाएंगे, उसको बोलेंगे निकल का बात है, फिर हमको दवाई देगा, इसको ये दवाई ये नहीं चाहिए। अच्छा, और इसके बाद जब ये पौधा बड़ा हो जाता है तो इसमें कौन सी और सावधानियां हैं जो हमें बरतनी पड़ती है? कुछ पत्तों के रोग लग जाते हैं या कुछ और तरीके के रोग लगते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? इसमें कई प्रयोग करने पड़ते हैं। जैसे कोई बीमारी चिट्टी बाल हो जाती है, इसमें फिर दवाई डाल लेंगे, कहीं इसको जड़ को लग गई जिंक डाल लेंगे, कोई कीड़ा वैसा होया फिर चाय पत्ती कहीं आगे बगैर कहीं प्रयोग करने पड़ते हैं फसल के अंदर। कहें तो कौन सा समय होता है इसके लिए सबसे अनुकूल, जब जिस समय इसको लगाया जाता है? ये जून में 6 महीने में लगाते हैं। 3 महीने के पास ये बीज की बात होती है, जो 60 होती है, जिसका 64-71 हैगी, 44 हैगी, इसमें 3 महीने में 60 पकती है, फिर 3 महीने पीछे फसल तैयार हो जाती है। 1 एकड़ अगर भूमि की बात करें, 1 एकड़ खेत में हमें कितने धान जो है हम लगा सकते हैं? 1 किले के 8 कनाल के अंदर 8 कनाल का किला होता है, उसमें 3-3.25 किलो बीज लग जाता है। अगर हम बात करें 1 किला जो खेत है उसमें हम कितनी लागत से कितना जो है मुनाफा हम कमा सकते हैं? देखो, बात तो ऐसी है, जैसा बीज होता है ऐसी रेट होता है। हम इसको पानी भी देंगे, बहेंगे, जो अपने दादी वाले उनको ही देंगे, काम करना पड़ता है। 1 किले से 8 कनाल का किला होता है, उसमें कम से कम जितना हम उसकी हिफाजत करेंगे ना उतना दान निकलता, नहीं भी ज़्यादा 30-35-40 कुंटल तक आ जाते हैं हमारे पास। और अगर हम बात करें लागत की, तो 1 किला में अगर हमने जो धान की खेती बोई है उस पर हमारी जो तकरीबन जो है कितनी लागत आ जाती है, और उसके बाद हम कितना मुनाफा जो है उससे कमा लेते हैं? नहीं, 10-15 हज़ार रुपया खर्चा आ जाता है। मतलब 10-15 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। तो उसके बाद अगर हम इनकम की बात करें तो 1 किले से हम कितनी इनकम 15 हज़ार लगाने के बाद कमा सकते हैं? इसमें जैसे हम अपने ये लगाते हैं, उगले की नहीं भी ज़्यादा 25 कुंटल है, इब सरकार रेट ज़्यादा बोलते हैं, रेट कम कर देती है, ज़्यादा हम लेने जाएंगे फिर अपना बोझ ज़्यादा कर देती है। नहीं भी ज़्यादा फसल की बात है, जो रेट जीरी का भी होता है 1500 भी होता है, 3000 रुपये भी होता है, कहीं कहीं रेट होता है। बीज जो हम लगाएंगे वैसी रेट होती है। 3000 रुपये प्रति क्विंटल। देखो, हम इसके ऊपर 15-16 हज़ार रुपये लागत के लगा देते हैं, फिर भी हम मेहनत करते हैं अपने बहुत जोर लगा के,
फिर भी इसमें 40-50 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। एक किला में जो है आप 40-50 हज़ार रुपये जो है वो कमा लेते हैं। जो इस फसल का जो अंतराल रहता है वो कितने समय के बाद ये तैयार हो जाती है? ये 3 महीने पीछे गए, जून में लगा दी, जून में हमने फसल लगा दी, ये 8वें-9वें महीने में तैयार हो जाती है। ये बीज की बात होती है। फिर उसमें हम कैसा करेंगे, फसल 3 महीने में फिर मिर्ची लगाएंगे, फिर उसको कच्ची करेंगे, झाड़ेंगे, फिर मंडी में पहुँचाएंगे। मिर्ची इसमें बहुत ज़्यादा है, तकलीफ भी बहुत ज़्यादा होती है और मुनाफा भी उसी तरीके से होता है। उसी तरीके से। किसान भाइयों, कृषि के साथ अपनाए जाने वाले सह व्यवसायों में मुर्गी पालन एक लाभकारी व्यवसाय है, परंतु इस व्यवसाय में जोखिम भी बहुत अधिक है। तो मुर्गी पालक भाइयों, आप अपने मुर्गी फार्म में अच्छी आय प्राप्त हो सके, इसके लिए आप किस प्रकार से करें मुर्गियों की देखरेख एवं प्रबंधन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार। आज किसान भाइयों हम बात करेंगे इस मौसम में मुर्गियों में या मुर्गों में जो कि हम मांस पालन के लिए पालते हैं, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जब हम चिक्स को हैचरी से लाते हैं तो उनकी हमको क्या देखरेख करनी चाहिए। जब चिक्स को लाएंगे तो पोल्ट्री फार्म पे हम उनके हीट की व्यवस्था अच्छी तरह से रखेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ब्रूडिंग। ये अपने 2 टाइप से हो सकती हैं, एक तो आप नेचुरल भी करा सकते हैं इसको, और दूसरी आप इसको आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीके से भी करा सकते हैं। प्राकृतिक तरीके से हम ब्रूडी हैन काम में लेते हैं जो कि एक समय में 10 बच्चों को ब्रूड कर सकती है। और कृत्रिम ब्रूडिंग की बात करें तो कृत्रिम ब्रूडिंग हम ब्रूडर्स द्वारा करते हैं, जिसके के अंदर हम गैस ब्रूडर यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रूडर हम यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि अपन उसमें सोर्स कौन सा यूज़ कर रहे हैं। हम गैस यूज़ कर रहे हैं, इंफ्रालाइट यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, डीजल यूज़ कर रहे हैं, केरोसिन यूज़ कर रहे हैं या लकड़ी का बुरादा यूज़ कर रहे हैं। ये उसके टाइप पर डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं। इस समय हमको उनके शरीर के ताप का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनके शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र इस समय विकसित नहीं होता है और साथ में ही उनके में पंखों का विकास नहीं होता है, इसलिए उनके शरीर को बाहर से ताप की आवश्यकता होती है। सामान्यतः हम ये 4 से 6 सप्ताह तक करते हैं और प्रथम सप्ताह में हम जो ताप नियंत्रण करते हैं वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट करते हैं। फिर प्रत्येक सप्ताह हम इसको 5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम करते जाते हैं जब तक कि ये 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नहीं आए। अगर हम ब्रॉयलर की बात करें, जिसका कि हम मांस उत्पादन के लिए कर रहे हैं, तो हम उनको 4 से 6 सप्ताह बाद मार्केट में सेल आउट कर देते हैं। अगर हम मुर्गी पालन अंडे के लिए कर रहे हैं तो उसमें ताप अलग अलग, अगर चिक स्टेज है तो उसमें हम 24 घंटे ताप प्रदान करते हैं, और जब वो ग्रोअर स्टेज में आता है तब हम उसको केवल 12 घंटे ही ताप प्रदान करते हैं, और जब वो लेइंग कंडीशन में आता है तब उनको 14 से 16 घंटे ताप की आवश्यकता होती है। पर इन चिक्स को लाने से पहले जो ताप ब्रूडिंग है उनके लिए हम पहले ब्रूडर्स का ट्रायल करा के देख लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन है या नहीं है। और इस पर्टिकुलरली अगर हम इस मौसम की बात करें, जो कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, हम जो चिक्स हैं उनको 2 तरीके से रख सकते हैं। एक तो हम डीप लिटर सिस्टम में रख सकते हैं और एक केस सिस्टम में रख सकते हैं। डीप लिटर सिस्टम में जिसमें कि हम बिछावन यूज़ करते हैं, सामान्यतः हम इसमें मूंगफली का छिलका, सो डस्ट, लकड़ी का बुरादा यूज़ कर लेते हैं, या गेहूं का भूसा वगैरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये कहलाता है लिटर मटेरियल या बिछावन। इसकी सामान्यतः जो मॉइस्चर, जो नमी होनी चाहिए वो 18% से कम नहीं होनी चाहिए और 24% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चूँकि ये अभी बारिश का मौसम है तो नमी की शिकायत रहती है, तो पर्टिकुलरली हमको उसकी रेकिंग करते पर डे उसकी रेकिंग करते रहना चाहिए। अगर हम रेकिंग नहीं करेंगे तो यहाँ संभावना है उनमें कोई बीमारी आ जाए, जैसे कि कॉक्सीडियोसिस। ये एक प्रोटोजोल बीमारी है। ये 2 टाइप की होती है, एक तो सीकल कॉक्सीडियोसिस होती है और एक इंटेस्टाइनल कॉक्सीडियोसिस होती है। सीकल कॉक्सीडियोसिस अगर है तो जो एक्सक्रीटा है उसके साथ ब्लड आना शुरू होगा और वो पहचान में आ जाता है ब्लड। और अगर इंटेस्टाइनल कॉक्सीडियोसिस है तो इंटेस्टाइन पे जो उनकी आंत है उसके ऊपर हिमोरेजिस हो जाते हैं। तो इसलिए ये बीमारी ना हो तो हम उनका जो लिटर है उसको टाइम टू टाइम उसमें रेकिंग करते रहें, ताकि कि मॉइस्चर वहाँ ज़्यादा ना हो, और साथ में वेंटिलेशन उसमें प्रॉपर रखेंगे। एक बीमारी इस टाइम में आ जाती है जो डीप लिटर सिस्टम में एस्परजिलोसिस, जो कि ब्रूडर्स निमोनिया भी कहता है। ये बीमारी जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होती है
और ये एक फंगल डिजीज़ है जो कि एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से होती है। तो इसमें भी अगर हम वेंटिलेशन प्रॉपर रखेंगे और लिटर में मॉइस्चर कंट्रोल रखेंगे तो ये बीमारी नहीं होगी। एक बीमारी फंगल डिजीज़ और है एफ्लाटॉक्सिकोसिस, जो भी फंगल कवक से जनित रोग है, जो कि फीड मटेरियल, अगर फीड मटेरियल आपका मॉइस्चर कंटेंट रखा हुआ है और उसकी भी हम प्रॉपर्ली जब फीड मटेरियल दे रहे हैं उसको प्रॉपर्ली हिला के नहीं दे रहे हैं तो उसमें भी फंगल डेवलपमेंट हो जाता है। तो फंगल डेवलपमेंट हो जाता है तो ये भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है। तो अगर इसमें भी हम नमी का नियंत्रण रखेंगे तो ये बीमारी नहीं होगी। दूसरी बीमारी है CRD, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, जो कि आपकी माइकोप्लाज्मा से होती है। इसके अंदर भी सारे रेस्पिरेटरी साइंस आते हैं। ये भी आपके इम्प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से होती हैं, जो कि इस टाइम में डीप लिटर सिस्टम में ये बीमारी चाहिए। अगर हम के सिस्टम में पाल रहे हैं तो के सिस्टम में ये है कि आपकी लिटर बोर्न डिजीज़ नहीं होगी। इस कंडीशन में हमको खतरा नहीं है कि कोक्सीडियोसिस यहाँ होगा नहीं, यहाँ एस्परजिलोसिस नहीं होगा, एफ्लाटॉक्सिकोसिस नहीं होगा, पर CRD, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, ई कोलाई इन्फेक्शन और कोराइजा, ये बीमारियां यहाँ हो सकती है, जिनका कि हमको मैनेजमेंट के थ्रू ही हम इनको दूर कर सकते हैं और टाइम टू टाइम इनका वैक्सीनेशन हम प्रॉपर कराएं। अब वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो ब्रॉयलर में वैक्सीनेशन अलग होती है और लेयर में वैक्सीनेशन अलग होती है। इन जनरल हम देखें तो ब्रॉयलर में हम 3 प्रकार की वैक्सीन यूज़ करते हैं। पहली वैक्सीन जो कि डे ओल्ड पे लगती है, मैरेक्स डिजीज़ की, जो कि हैचरी पे ही वो लोग लगा के देते हैं। इसमें हम यूज़ करते हैं 0.2 ml सब कट यूज़ करते हैं और इसका बूस्टर हम यूज़ नहीं करते हैं। इसमें वैक्सीन HPT वैक्सीन आती है। देन हम 5th डे या 7th डे में हम यूज़ करते हैं RDF1, जो कि आई ड्रॉप के थ्रू देते हैं और इसका बूस्टर हम यूज़ नहीं करते हैं F1 स्ट्रेन का। सेकेंड वैक्सीन हम इसमें यूज़ करते हैं गमबोरो डिजीज़, जिसको कि IBD, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़, ये हम सामान्यतः लगाते हैं 15 डेज़ पे, इंट्राओक्यूलर लगाते हैं और इसका बूस्टर अपन 25 दिन पे इसका बूस्टर लगाते हैं। देन 35 डेज़ पे यूज़ करते हैं न्यूकैसल डिजीज़ प्लस IB, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस। इनमें वैक्सीन जो यूज़ की जाती है इंटरमीडिएट वैक्सीन यूज़ की जाती है, जो कि पानी में दी जाती है और इसका बूस्टर यूज़ करते हैं 13वें सप्ताह पे, इसका बूस्टर यूज़ करते हैं। उसके बाद 8वें सप्ताह पे यूज़ करते हैं R2B वैक्सीन, जो कि 0.5 ml सब कट यूज़ करते हैं और इसका बूस्टर हम लोग यूज़ करते हैं 10वें सप्ताह पे। ब्रॉयलर में सामान्यतः जो मैंने वैक्सीन बताई आपको 3 ही वैक्सीन यूज़ करते हैं, ब्रॉयलर में सामान्यतः लगाते हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच, राष्ट्रीय समाचार, हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। सफेद मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए कुछ रसायन मैं बता रहा हूं, जैसे कि एसिटामिप्रिड है। इस रसायन को जो है आप 2 मिलीलीटर जो है प्रति लीटर पानी के अंदर डालकर जो है और इसका सॉल्यूशन तैयार करके और दे सकते हैं। इसी प्रकार से जो है टेले का भी प्रकोप हो रहा है, इसके लिए एसिटामिप्रिड जो है इस रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरी भी जो है
इमिडाक्लोप्रिड जो है 17.8 SL दवा आती है, इस रसायन का भी जो है मतलब प्रयोग किया जा सकता है। और जब भी आप इसका स्प्रे करें तो ये आवश्यक रूप से ध्यान करें कि या तो स्प्रे जो है प्रातःकाल जो है ना मतलब है करें, या देर शाम जो है मतलब है शाम को आप इसका स्प्रे करें। दोपहर के अंदर इसका प्रयोग जो है कदापि न करें। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि जब तेज हवाएं चल रही हो या आसमान में बादलवाही हो या आपको ऐसा लगे कि वर्षा जो है ना मतलब है वो हो सकती है, तो तब इनका स्प्रे नहीं कर रहे हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों में चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्याएं एवं सुविधाओं के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-1084-599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से 4 बजे के बीच हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की कुछ मुख्य झलकियां। भिंडी की फसल के लगने वाले कीट और रोग और उसका नियंत्रण उपाय। पपीते की खेती में अधिक आय हेतु रोपण के समय ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कुछ कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।